जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और हमीद बेसानी जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया। क्योंकि अभी पाक मीडिया में सीधा सीधा मुद्दा चल रहा है कि इमरान खान कहीं जाता नहीं है, अगर कहीं जाए तो किसी से बात कर पाए। और इसी क्रम में जब भारत के बारे में पूछा गया कि इमरान खान कभी भारत क्यों नहीं जाता है, तो हमीद वसानी जी ने सीधा सीधा कहते हुए बताया कि भारत से बात करने के लिए औकात चाहिए। जबकि इनको ये भारत में बदनाम करते, पाकिस्तान में भारत को बदनाम करते रहते हैं, तो किस मुंह से ये जाएंगे? क्योंकि ये सत्ता के लोभी है, कहीं ना कहीं इनको अपना उल्लू सीधा करना होता है। इनको पाक अवाम से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये डिबेट हमीद वसानी जी और कमर चीमा जी के बीच में बहुत जबरदस्त विश्लेषण हुआ है, जिसमें भारत के प्रति जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान आज अपना रहा है उसके बारे में सीधा सीधा डिस्कशन किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जिस तरह अभी हालात हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात हो रही है, इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, या सियासी जमातों की ये जो पोलराइजेशन, जो तकसीम है, इस तरह की सिचुएशन में आप क्या समझते हैं? अगर भारत से आज मुज़ाकरात करने पड़ जाएं तो क्या बात हो सकती है एक अच्छे अंदाज में, या आप समझते हैं कि जितना पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप डिवाइडेड है, भारत से अगर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करनी पड़ जाए या उनके साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो जाए, तो ये जो सिचुएशन है, इसमें जितनी तकसीम है बहुत मुश्किल होगा किसी जमात के साथ बात करने। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? आसान होगा, मुश्किल होगा, या आप समझते हैं कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बात करती है तो शायद बात हो जाएगी, या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी अकेले बात नहीं कर सकती इंडिया के साथ? नहीं, देखें जी, इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अगर इस पे बात होगी तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होगी। और जब ये बात होगी तो जाहिर है इसको बाय डिफॉल्ट ये लिया जाएगा कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। तो उसमें फिर ये जितने बातें करने वाले लोग हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। पहली बात है कि कोई सीरियसली बातें करने वाले लोग नहीं हैं। अपोजिशन जब कभी इंडिया के हवाले से हुकूमत पर तनकीद करती है तो मैं समझता हूँ कि वो अनफेयरली करती है। और वो बहुत ज़्यादा, सिर्फ अनफेयरली नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो नाइव हैं और इस तरह का एक रवैया दे रही है। चूँकि इसमें से कोई हुकूमत के मुखालफिन में जितनी पार्टियां शामिल हैं, सिवाय एक आध के, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने फुल टेन्यूर हुकूमत ना की हो। और उनको उस वक्त फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ कि बाज तो इवन इंडिया से बात तक नहीं कर सके, जिसमें मसलन जरदारी की हुकूमत शामिल है। हालांकि उनकी बड़ी हिस्टोरिकली ख्वाहिश रही है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करें। स्पेसिफिकली जो नई सदी का एक नया टर्न था, उसमें एक नई सोच बहरहाल ये मौजूद थी, लेकिन वो खौफ की वजह से बात तक नहीं कर सके। और उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए थी कि अगर वो इस सिचुएशन में बात नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है। अब जो दूसरी उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, अगरचे उसने बहुत ज्यादा एक बोल्ड स्टेप लिया इलेक्शन में, एक वाजे एजेंडा दिया इंडिया को लेके, और उसने वाजे तौर पे कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, ताल्लुकात ठीक करेंगे, तिजारत करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी एक स्टेप तक नहीं ले सके। यानी इलेक्शन तो जीत गए, ठीक है, इंडियन प्रो इंडियन बात ही करके जीत गए, एक प्रोग्राम लेके। हालांकि पाकिस्तान में इज वेरी रेयर कि कोई लीडर ये बात करे कि हम इंडिया से ताल्लुकात ठीक करेंगे और वोट ले ले, जो कि नवाज शरीफ ने लिया, जिसमें उसकी अपनी और उसकी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो मे बी कुड बी ए फैक्टर। और वो एक पैगाम भी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इंडिया के खिलाफ एक जो है जुनून क्रिएट करके ही तो वोट इधर उधर करें। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन टॉपिक डिफरेंट है। अब उसमें कहने की बात यह है कि उसमें क्या नवाज शरीफ को नहीं पता था कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि कोई किसी तरह के डायलॉग तक इनिशिएट कर सकूं। और वो जो कुछ भी कोई बात करते थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था कहीं और से बयान दे के या कोई इशारा दे के। तो क्या आज जो है चंद सालों बाद उनकी पार्टी भूल गई है कि वो इमरान खान पे उसी तरह ये कुलभूषण के
इशू पे अब ये इल्ज़ाम जो है वो लगाने की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करें कि इन्होंने जो बिल पास किया ये कोई प्रो इंडियन हो गए या गद्दार हो गए या वतन दुश्मन हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की करतूतें जो है ना वो कोई भी अपोजिशन पार्टी लेके आएगी तो वो पाकिस्तान के लोग वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनको जितना ये समझ बैठे हैं। मैं समझता हूँ उनको कहीं हबीब जालब का वो शेर ज़्यादा पसंद आ गया कि ये 12 करोड़ गद्दे हैं या जो भी है, हालांकि ऐसी बात भी नहीं। अब उनको नजर नहीं आ रहा कि भाई आप गेम खेल क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप इस पे मुतफिक हैं कि अमन से कोई किसी को भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अमन एक बहरहाल एक ऐसी मुश्तरका किस्म की बनी नो इंसानियत की ख्वाहिश है। अब अमन जो है वो किस कीमत पे किया जा सकता है, इस पे बहस है। किन मसाइल पे कंप्रोमाइज हो सकता है, किन पे नहीं हो सकता। आपके और इंडिया के दरमियान पानी का मसला है या कश्मीर का मसला है तो उस पर किस हद तक आगे जाया जा सकता है या पीछे हटाया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है। लेकिन अब ये गुलभूषण को लेके ये कहना कि हुकूमत गद्दार हो गई, हाँ, ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो कल ही ये लोग जब इक़्तिदार में आएंगे तो इनको इसी गुलभूषण टाइप किसी और से वास्ता पड़ेगा। तो आखिर ये रवायत कब टूटेगी, ये बुनियादी बात है। हाँ बताएं आप, सवाल जो है क्या आपका? मैं बेसिकली सर सवाल यही करना चाह रहा था कि जितना माहौल इस वक्त कशीदगी है, जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह कानून साजी हुई, इमरान खान साहब अपोजिशन से बात नहीं करना चाह रहे, और जो कुलभूषण के मामले में जो कानून साजी हुई वो करनी पड़नी थी इनको, कोई भी सियासी जमात होती उनको करनी पड़नी थी। ICJ का मसला था, ये एक बड़ा नेचुरल सा था। नून लीग होती, पीपल्स पार्टी होती, मैंने भी अक्सर अपने टीवी इंटरव्यूज में यही कहा। तो बैरिस्टर साहब ये बताएं कि ये जो गद्दार कहना, क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा है, तो आज नवाज शरीफ समझता है कि इमरान खान को गद्दार कहना जरूरी है, और कल को पीपल्स पार्टी गद्दार थी। ये जो हमारे मुआशरे के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, और ये जो माहौल हमने किया हुआ है कि हम एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, आप नहीं समझते जो आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, जो एक दूसरे को गद्दार कहना जब कानून साजी होती है, ये इस चीज ने हमारे मुआशरे को इंतहाई खोखला कर दिया है, और हम एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। हम एक दूसरे को जो अगर ट्रस्ट दिया भी है, अगर हुकूमत के पास वोट भी मौजूद है, तो वो वोट होने के बावजूद वो अपनी वैल्यू नहीं रखती, और जो अपोजिशन है वो भी उसकी भी वैल्यू नहीं है। तो ये जो गद्दारी करना, गद्दार गद्दार कहना, ये आप क्या समझते हैं इसका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के कश्मीर कॉज को, और इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात में भी कहेंगे? देखें, इसमें सिर्फ नुकसान हो नहीं रहा है बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। वो नुकसान हो चुका है, मैं क्यों कहता हूं कि अगर आप पूरी जो डॉक्यूमेंटरी रिसर्च है मसला कश्मीर पे 1947 से लेके 2020 तक करें तो आपको, आप जो ग्राफ बनाएंगे ना, वो जो है, ये मेरा राइट हैंड यहाँ से शुरू करें कि 1947 में मसला कश्मीर यहाँ पे था, तो वो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे, वो आज 2020 में आके ये जो है ना, यहाँ नीचे जहाँ आपको मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा, जो कश्मीर की स्टैंडिंग है आपकी, तो ये इतना बड़ा जो इसको आप यूं कह लें कि नीचे गया है मसला, ख्वाह वो इसका कोई एक फैक्टर की वजह से, एक चीज नहीं कि नीचे गया, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो भी इसी तरीके से नीचे गया। इंटरनेशनल जो आपका इन्फ्लुएंस था कि उस वक्त कश्मीर में आपके साथ कितने लोग खड़े थे और वो अब कितने लोग खड़े हैं, वो भी इसी तरीके से नीचे गया। उसके बाद ओवरऑल इवन आपकी अपनी जो कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर अवामी राय है और उसकी जो कश्मीर के साथ अटैचमेंट बनती थी, या जो इमोशनल या जिस तरीके से भी उनका सेंटिमेंटल एक था, वो भी उसी तरीके से नीचे गया। तो जिसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आप कश्मीर से फारग हैं। इसको अगर बिल्कुल ब्लंटली देखा जाए तो उस कंपैरिजन से तो ये मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको बताता हूं कि आप देखें, स्टेट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, आप तो डिप्लोमेटिक हलकों के साथ वाबस्ता हैं, उठना बैठना है आपका। मैं आपको बताऊं, ये जितने डॉक्यूमेंट डीक्लासीफाई हुए हैं उसमें ये सारे खतूत हैं जो कराची एम्बेसी ने और दिल्ली एम्बेसी ने जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट को लिखे, या स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है वो
कराची एम्बेसी को या इस्लामाबाद, जो बाद में इस्लामाबाद या उसके पहले जो है इंडिया में एम्बेसी को लिखे हैं। हैरी ट्रूमैन की जो खतो किताबत है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, या पाकिस्तान के ये 4-5 प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली से लेके तो पीछे लियाकत अली खान तक, वो सारे डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हैं, उनकी आप डिटेल पढ़ के देखें। प्रेसिडेंट आइजनहावर का जो पर्सनल इंटरेस्ट था कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं स्पेशल जो है नुमाइंदा मुकर करता हूँ, जिसको नेहरू ने जो है वो डिनाई कर दिया, यानी इस हद तक वो आगे चले गए। उनका जो दौरा था 59 दिसंबर में जो है वो कराची का, और उसके बाद फिर दिल्ली का, ये जो है भारत का, उस दौरे के बाद के आप ये डॉक्यूमेंट उठा के देखें जो एम्बेसियों ने आपस में एक्सचेंज किए। कि चूंकि आइजनहावर कराची में ये वायदा करके गया था कि मैं पंडित नेहरू को मनवा लूंगा कि हम कश्मीर का मसला हल करते हैं, क्योंकि मेरी जो पहले उससे गुफ्तगू हुई है तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द इशू। तो अब आप लोगों से यानी अयूब खान से फेस टू फेस मुलाकात के बाद तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये बात तो हर सूरत में हल होने वाली है। तो वो यानी उसने लफ्ज गारंटी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि मैं पंडित नेहरू से बात करता हूं और ये मसला हल हो जाएगा। तो उसके बाद की जो डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज हुई है कराची से और दिल्ली से और स्टेट डिपार्टमेंट और आइजनहावर और ये सारे खतूत, उनको आप उठा के देखें कि ये कितना बड़ा मसला था। यानी सारी इंटरेस्टेड पार्टीज ऑलमोस्ट उस पे थी कि ये मसला हल होने वाला है, बस एक नीटी ग्रिटी की डिटेल की जरूरत है कि कहाँ पे क्या करना है, किसको क्या करना है। तो कहाँ वो बात और कहाँ आज की बात कि मोदी साहब आपको तो इजाजत तक नहीं देते कि आप कश्मीर का नाम तक लें, और जिस नाम फोरम पे आप लेते हैं वो भी इस तरीके से लेते हैं, और वहां पे कोई सुनने वाला नहीं होता, ख्वाह वो यूनाइटेड नेशन है, एक ही फोरम है। और जाहिर है यूनाइटेड नेशन में बेसिकली एक डिबेटिंग फोरम ही है, जिसको मर्जी जिस चीज पे जाके बात कर ले। लेकिन जो और सीरियस फोरम्स हैं तो उनको सामने रखते हुए बात में ये कर रहा था कि मसला कश्मीर जो है वो अब आपके बिल्कुल हाथ से टोटली निकल गया है। कोई आपको ना सब्सटेंशियल हमायत हासिल है। वो मजे कहाँ गए कोल्ड वार के, कि जब सोवियत यूनियन भी और अमेरिका दोनों जो है वो अपने अपने जो है वो ट्रेजरी उठा के आपके पीछे पीछे घूमते थे कि जी बताएं हम आपके साथ हैं। तो वो बात तो खत्म हो गई, कोई इंटरेस्ट क्लैश उस तरह का नहीं रहा, ना कोई प्रॉब्लम है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि आप OIC में मसला कश्मीर नहीं उठा सकते, लेट अलोन और कोई बड़ा फोरम जो है। तो फिर आप अगर ये कहें कि नहीं जी अभी तक मसला कश्मीर में कोई सब्सटेंस है और हम उसको किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं इन पॉलिसियों की मौजूदगी में, ये जो पॉलिसियों को सामने रख के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है अनलेस के आप पॉलिसियाँ चेंज करें और एक नया तनाजुर डेवलप करें और एक फ्रेशली जो है इस मसले